हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? अविराज वर्ल्ड स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनुज कुमार। मैं आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ। सोशल स्टडीज़ के अंदर हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम अभी पावर शेयरिंग के 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। हम आगे के बारे में आज डिस्कस करेंगे और लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा कि कितना बड़ा टॉपिक रहा नहीं, छोटा सा चैप्टर था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नए होंगे, इसलिए मैं आज दोबारा से पूरे एक सेशन चालू करता हूँ इसी का। एक बार थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा। जिनको आता है वो और अच्छे से समझ जाएंगे और जिनको नहीं आता उनके लिए एक नया सेशन बन जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन पॉलिटी के अंदर चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। मतलब किसके पास कैसी पावर है, उनको कैसे शेयर किया जाता है। तो उसके नाम केवल वही दिया गया है कि किस कंट्री के अंदर कैसी पावर्स थी और उसको उन्होंने कैसे कैसे शेयर किया। ठीक है, तो केवल इसमें कुछ ही वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, बाकी कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट जो है जैसे वो ये है, ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटिव कैसे बोलते हैं, गवर्नमेंट कैसे बोलते हैं, जुडिशरी कैसे बोलते हैं और लेजिस्लेचर कैसे बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने इन सब के बारे में बताया था, ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें बता दी थी। एक बार से फिर दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है। देखिए, एग्जाम्पल देता हूँ डायरेक्ट, में आपको समझ में आ जाएगा। एग्जीक्यूटिव इज़ जस्ट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर। क्योंकि कहते हैं एग्जीक्यूटिव क्या होता है, सॉरी, एक बॉडी ऑफ पर्सन होता है। पर्सन होता है एक, मतलब जो अथॉरिटी के थ्रू कुछ पॉलिसीज़ बनाता है। जैसे कि हम बात करें, एग्जांपल लेता हूँ, सीईओ, किसी भी कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब एक वो पर्सन है ना, किसी बंदे का एक पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई जगह का नाम नहीं है, किसी घर का नाम नहीं है, ये किसी पर्सन की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव। तो वही चीज़ बताया गया, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, वो नई नई लॉज बनाता है, नई नई पॉलिसीज़ बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हो। इट मीन्स अगर इंडिया की बात चल रही है, इंडिया के लॉ की, इंडिया की पॉलिसीज़ की, देन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेन। अगर किसी कंपनी की बात चल रही है तो वो अपने अकॉर्डिंग उसके जो रूल्स हैं, उसके प्रिंसिपल्स जो हैं उसकी कंपनी के, उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाता है। तो ये बात रही एग्जीक्यूटिव की। बात आती है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट आप सब जानते हो, एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, एक तरह के इंस्टीट्यूशन होता है कुछ लोगों का, कुछ लोगों के ग्रुप्स का, मेंबर्स का, जो क्या काम करते हैं, जो इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेट मतलब देखते हैं लोगों को, काम काज सुपरवाइज करते हैं। किसको? सिटीजन्स को, लोगों को, और रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, देश की रिसोर्सेज को। जैसे कि अब गवर्नमेंट की बात कर लें, किसी भी गवर्नमेंट के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट आ गया, आपका डिफेंस डिपार्टमेंट आ गया। इस मतलब कि गवर्नमेंट के हाथ में है कि किसकी चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है। पानी ख़त्म हो गया है कहीं किसी जगह पर, तो वहाँ पे कैनाल्स बनवाना, ठीक है, वहाँ डैम्स से पानी पहुँचवाना। तो ये काम किसका है? गवर्नमेंट का काम है। बात आती है जुडिशरी की। जैसा कि नाम को लग रहा है, जुडिशरी मतलब हो सकता है जज, जज के नाम से आ रहा है। तो बस याद करने का सिंपल तरीका, जो चीज़ लॉ से रिलेटेड हो, जो इंस्टीट्यूशन लॉ से रिलेटेड हो, वो कहलाएगा अपना जुडिशरी सिस्टम। जैसे कि आपका कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला पंचायत, पंचायत, ये चीज़ आपकी किसको रेफ़र करेंगी? जुडिशरी को। देखो, आपको मैं डेफिनेशन समझाऊंगा तो आप थोड़े बोर होने लगोगे, लेकिन आपको इस चीज़ का मतलब पता होगा ना, तो आप इजीली डेफिनेशन बना सकते हो। रटने से नहीं हमारा काम, काम रटो मत, रटने का काम नहीं है अपना। अपना काम है सिंपल, डेफिनेशन बताओ इजी, कि आगे फ्यूचर में भी आपको याद रहे। लेजिस्लेचर, बाकी देखो इन तीनों का काम होगा। लेजिस्लेचर इज क्या है? इज़ अ लाइक अ पार्लियामेंट। यह है पार्लियामेंट हमारी लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट के 2 भाई होते हैं, 2 बेटे होते हैं, कुछ भी समझ लो, लोकसभा और राज्यसभा। जिसके अंदर क्या होता है, ये आपने लॉ बना दिया, गवर्नमेंट भी आ गई, भैया लॉ भी आ गया, मतलब आपके कानून भी आ गया। लेकिन ये सब एक किसी के घर पे तो होगा, कोई ऐसी जगह तो होगी पर्टिकुलर जहाँ पे ये सब चीज़ें बता पाएंगे। तो वो घर किसका है? वो है आपका लेजिस्लेचर, यानी पार्लियामेंट, जहाँ पर ये सब क्या होंगे, लॉज बनेंगे और यहाँ से अप्रूव होंगे। इसी को बोलते हैं लेजिस्लेचर। असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, एमएलएज, एमपीज जो बैठते हैं यहीं पे बैठते हैं ना, विद द पावर टू इनेक्ट लॉज ऑफ कंट्री, जिनके पास पावर होती है कंपनी, जो कंट्री के लॉ हैं उनको इनेक्ट करने की, देखने की, उनको चेंज करने की या बनाने की। तो इसी चीज़ को बोलते हैं लेजिस्लेचर। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेनी। इन शॉर्ट वर्ड में बताऊँ, ट्रेनी इज जस्ट लाइक अ नेम ऑफ अ मोनार्की। मोनार्की का दूसरा नाम। 2 तरह की गवर्नमेंट होती है अपने पास। एक होती है मोनार्की, जिसमें राजा महाराजा भैया शासन करें, और दूसरी होती है डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोगों को शासन चले। इसी को बोलते हैं। बात करते हैं पावर शेयरिंग पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। आ गई बात समझ में? देखो,
ऑर्गन्स क्या हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गन कौन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जब ये तीनों आपस में पावर शेयर करते हैं ना, उसी को बोलते हैं पावर शेयरिंग। हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस कंट्री ने कितनी पावर किससे कैसे कैसे शेयर की। ठीक है, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव आप तीनों को मतलब पता होगा, नहीं पता हो तो एक बार कॉल कर लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, क्योंकि वीडियोस के अंदर समझाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जो चीज़ नहीं समझते हैं ना, दोबारा देखा करो, समझ में आ जाएगी, 2 बार देखोगे समझ में आ जाएगी। ठीक है, शेयरिंग हेल्प्स इन अचीविंग द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, कि वही चीज़ कि इन तीनों को आपस में पावर शेयर करना पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। ऐसा नहीं कि इन्होंने आपस में बात कर ली लेकिन किसी तीसरे को पता ही नहीं, गवर्नमेंट सरकार गिर जाएगी। किसी एक पर्टिकुलर बंदे की सरकार होगी ना, अगर जैसे बीजेपी की है, आपस में तीनों एक दूसरे से राय लेके नहीं चलेंगे ना, तो इनकी सरकार गिर जाएगी। इनकी तरह से कि किसी भी गवर्नमेंट की आँख नाक कान यही है, ऑर्गन्स, तभी तो बोल रहे हैं ऑर्गन्स, आँख नाक कान, किसी एक तो कि दोनों क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। तो वही चीज़ बोलिए कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए इन तीनों को शेयर होना बहुत ज़रूरी है, उनकी पॉलिटिकल पावर के लिए। इन पावर शेयरिंग, पावर माइट इवन बी शेयर्ड एट डिस्टिंक्ट लेवल, कि वही चीज़ पावर ना केवल इस चीज़ के लेवल पे मिलेगी गवर्नमेंट के, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और यूनियन लेवल पे या किसी विलेज लेवल पर भी हो सकती है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, फेडरल पावर शेयरिंग, इन सब के बारे में पता ही है। हॉरिजॉन्टल मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जब तीनों आपस में पावर शेयर करती हैं इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। फेडरल की जब आपस में कौन सी, आपकी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट और आपका विलेज, ये तीनों ये सब आपस में बात शेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप जो पावर शेयर करते हैं उनको बोलते हैं सोशल ग्रुप। जैसे कि कोई भी पार्टी ले लो जो हमारी लैंग्वेज के बेसिस पे हो, अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे लैंग्वेज के बेस पे कौन से होती हैं पार्टीज़। जैसे हिंदू, अब अगर भैया मैं आपको बताऊँ इस चीज़ की एग्जांपल, हिंदू मुस्लिम की पार्टियाँ, हिंदू ने अलग पार्टी बना ली, मुस्लिम्स ने अपनी अलग पार्टी बना ली कोई भी, तो इन सब की पार्टीज़ जो बन जाती है ना रिलीजन के बेस पे या लैंग्वेज के बेस पे, उसको बोलते हैं सोशल ग्रुप्स। अदर टाइप ऑफ पावर, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की पावर, ठीक है, जिसे बोलते हैं कोलिजन, गठबंधन की सरकार, तो वो कहलाती है पावर शेयरिंग इसकी। कुछ टर्म इन्होंने यूज़ किए हैं इस चैप्टर के अंदर। मेजोरिटी मतलब कि जिसकी मेजोरिटी हो किसी चीज़ की। कम्युनिटी पावर, क्या कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट, किसी कम्युनिटी से रिलेटेड, चाहे रिलीजन या लैंग्वेज के बेस पे जो गवर्नमेंट बनती है लोगों के द्वारा, उसे बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। प्रूडेंशियल, पीसफुल, कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है तो उसको हानि भी हो सकती है और लॉस भी और प्रॉफिट दोनों हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए हमें क्या रहना चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आपने डिसीजन ले लिया कि भैया ये गलत हो गया तो हार मान के बैठ जाओ। तो प्रूडेंशियल का मतलब बताया गया है विवेकपूर्ण या पीसफुली। चेक करना, बैलेंस मतलब बचा हुआ। जब तीनों आपस में शेयर करती हैं ना सरकारें ऑर्गन जो हैं, एग्जीक्यूटिव और ये, एक तरह से 3 भाई हैं ये। जब गवर्नमेंट के 3 बच्चे तीनों आपस में भाई हैं, तो एक भाई जब गलती करता है दूसरा भाई बताता है कि तू गलती कर रहा है। ऐसी तो यही चीज़ है कि तीनों आपस में जब काम शेयर करते हैं, कोई गलती करता है तो दूसरा उसको बताता है, चेक करता रहता है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन, देखो इंडिया के अंदर आप जानते हो रिजर्व कैटेगरी है SC ST OBC, तो इन चीज़ के लिए इंडिया के अंदर रिजर्व कैटेगरी रखी गई, तो उसको बोला कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। नेक्स्ट लास्ट आता है कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार, जैसा कि हरियाणा के अंदर हुआ। बीजेपी को ज़रूरत थी तो उन्होंने किससे गठबंधन लिया, JJP से, चौटाला जी से, तो इसी को बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। जब एक गवर्नमेंट की खुद की पावर नहीं बन पाती तो क्या करती है, वो पावर शेयर करती है दूसरी किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से, इसी को बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। आपको बात करते हैं बेल्जियम की। इस चैप्टर के अंदर हम मिलेंगे 2 नए देशों से, नए के देश पुराने हैं, हमने सुने नहीं होंगे नाम। श्रीलंका का सुना होगा लेकिन बेल्जियम का बहुत कम सुना होगा। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी उन्होंने शायद सुना होगा, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चालू हुआ था वो यहीं से चालू हुआ था, बेल्जियम से, बेल्जियम के ब्रुसेल्स के। बेल्जियम देख रहे हो आप, ये बेल्जियम है आपका, नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस, इन तीनों के बीच में। दिखाऊँ कैसे, कौन सी चीज़ का है, ये देखो बेल्जियम ये है ना, ये है आपका नीदरलैंड N, ये है आपका जर्मनी J, और ये है आपका फ्रांस। ये जूम करके दिखा रखा है, ये यहाँ पर है, छोटा सा देश है, इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास है, मतलब हरियाणा से भी बहुत छोटा है ये, ठीक है। इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, नाम याद रखना, क्योंकि किसी भी कंट्री की आपकी कैपिटल कभी कोई पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए। देख रहे हो आप, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ब्रुसेल्स की कैपिटल है, छोटी सी आपकी कंट्री है।
अब देखो इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे, बात करेंगे इसमें हम कम्युनिटी की पार्टी की। एक्चुअली क्या होता है बेल्जियम के अंदर, मैं शायद बता दिया आपको, ये वीडियो में मैंने बता दिया था, लेकिन मेरे को दोबारा से एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेता हूँ। इस बेल्जियम के अंदर क्या होता है, यहाँ पर दो तरह की सरकारें होती हैं। सरकार इट मीन्स यहाँ दो तरह के नहीं, तीन तरह के लोग रहते हैं। पहला फ्रांस और दूसरा डच। मैंने उल्टा बोल दिया शायद, ये डच हैं येलो वाले और ये हैं आपके फ्रांस। ये दोनों आपस में इनकी लगभग जो वो है क्या कहते हैं जनसंख्या बोलने की, अराउंड शायद 59% है, 59, और यहाँ पर है लगभग 40%, और जो 1% बचते हैं वो हैं आपके जर्मनी के। तो यहाँ पर क्या होता है, डच बोलते हैं कि हम हमारी लोग ज़्यादा हैं तो हमारी राज चलेगा। फ्रांच बोलते हैं, जो फ्रेंचीज हैं फ्रांस के लोग, वो बोलते हैं कि हमारी लोग ज़्यादा हैं तो हम बोलेंगे। बट यहाँ पर एक गड़बड़ क्या हो जाती है, इसकी जो कैपिटल है, और जर्मनी तो 1% है, वो कुछ बोलता ही नहीं, वो कहता है भैया मैं शांत बैठा हूँ तो अच्छा हूँ। जो इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पर उल्टा होता है। ब्रुसेल्स के अंदर फ्रांसीज जो होते हैं, जो फ्रेंचीज़ हैं, वो होते हैं आपके 80% ज़्यादा, और वहाँ डचीज़ होते हैं आपके 20% मात्र। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि वो उस चीज़ का क्या करते लगते हैं, वो डोमिनेंट होने लगते हैं। डोमिनेंट मतलब ये होता है कि अपने अपना प्रभुत्व जमाना, किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार जमाना। तो इसी चीज़ के लिए वो झगड़ा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छा काम किया, पावर शेयर की। उन्होंने कहा कि हम झगड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि आप भी लगभग इक्वल हो पूरे देश में, हम केवल ज़्यादा हैं अपनी सरकार के अंदर, मतलब एक सिटी के अंदर। तो उन्होंने आपस में शेयर किया कि हम आपस में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जिसमें कुछ हम लॉज लिखेंगे आपस में एक दूसरे के लिए। तो वही इन्होंने आपस में साझेदारी जो की, उसी को कहलाया पावर शेयरिंग। इन्होंने लगभग 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया। तो यही चीज़ बोली गई इनकी कि इन्होंने क्या क्या आपस में शेयर किया, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, देखो अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। बेल्जियम इज एन यूरोपियन कंट्रीज विद पॉपुलेशन ऑफ लिटिल अबाउट 1 करोड़। इन दिस कंट्री द ethnic complex of the total population 59% lives in the Flemish region। आपको दिखाया 59% कौन से, फ्लेमिश रीजन जो येलो कलर का था। और एंड स्पीक्स द डच लैंग्वेज, एंड स्पीक द डच लैंग्वेज। 59% कौन से हैं, जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन, जो रेड कलर का था वो वेलोनिया था। कहाँ गया भैया, ठीक है। अनदर 40% जो है वेलोनिया में रहते हैं, और वो क्या बोलते हैं, स्पीक करते हैं फ्रांस बोलते हैं। 1% जो है वो बेल्जियम के स्पीक जर्मन। 1% है, उनका तो कोई नामो निशानी नहीं है, उनका कुछ कहना बराबर है ना कहना। बात करते हैं इन द कैपिटल सिटी। अब दो कैपिटल सिटी की बात है, ये दोनों लाइन बहुत ज़रूरी हैं, याद रखना। अब बेल्जियम के अंदर ब्रुसेल्स में जाते हैं तो कैपिटल सिटी में देखते हैं 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। द फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब क्या होता है, ब्रुसेल्स के अंदर जो फ्रांस के लोग हैं अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, और सब जानते हो जिसके पास पैसा है उसी के पास हर सब कुछ है। द फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। दिस मेड द डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री। इसी वजह से क्या है, डच लोगों को एंग्री कर देती है। फ्रॉम द 90s to 50-60 द टेंशन वर बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंस। 10 साल तक आपस में झगड़े करते रहते हैं डिफरेंसेस की वजह से, कि भाई तू बोलता है फ्रेंच, मैं बोलता हूँ डच, तो हम आपस में हमारी बनेगी नहीं। इसमें इन्होंने क्या किया, लास्ट में कुछ निकालते हैं वो इसका सॉल्यूशन मैं किताब में से बताता हूँ, क्योंकि मैं लिखना भूल गया इसके अंदर, ठीक है। ये क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन बहुत साधारण है। कहाँ गए सॉल्यूशंस, देखो एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब बेल्जियम क्या करता है, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं दो नंबर बैठ के। पहला जो सॉल्यूशन निकलता है वो निकलता है जी, पहला ये रहा, मैं पेन कहाँ गया, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन क्या निकलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं वो, प्रेस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो हमारी जो असेंबली बनेगी उसमें 50% होंगे आप लोग डच और 50% होंगे फ्रांस। इन्होंने 50-50 साझेदारी कर ली, बहुत अच्छी बात हुई जी, कुछ समाधान निकला। दूसरा,
मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन शेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। उसने बोला कि पावर अब दो लोगों में डिवाइड होगी, फ्रांस में और डच में। कोई तीसरी पावर नहीं आएगी, चाहे जर्मन बोले या इटली बोले या कोई भी बोले, सब कुछ इसके पास रहेगी। और स्टेट के पास कुछ ही पावर रहेगी, सेंटर के पास कुछ ही पावर रहेगी, बाकी सब आपस दोनों में हम दोनों के अंदर ही ऐसी रहेगी। ब्रुसेल्स हैज़ द सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। ब्रुसेल्स के अंदर भी ऐसे ही हुआ कि दोनों ने आपस में रिप्रेजेंट करने वाले अलग अलग 50-50% के रिप्रेजेंटेशन बना लिए। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स एक्सेप्ट इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। वही फलाना चीज़, इतनी ज़्यादा जोर मत दो वरना भूल जाओगे कि हमने क्या याद किया था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, देखो दो गवर्नमेंट के अलावा तीसरी गवर्नमेंट और होती है, ये आपकी हर कंट्री में मिलेगी, जिसका नाम होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट देखो हुआ ना, जैसा कि अपने इंडिया के अंदर ही बहुत सारी ऐसी हैं जो कम्युनिटी के बेस पे हैं, जो अगर मुस्लिम अपने बनाते हैं अपने रिलीजन के बेस पे तो वो कम्युनिटी बन जाती है, क्योंकि किसी समाज की बनी हुई है। ठीक है, तीसरी वाली ये होती है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये बोलते हैं कि उसको भी चूज़ किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डच एंड फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, और ये हर स्टेट की अलग अलग होती थी, ये किसी कंट्री की नहीं होती है, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और इसको पावर दी गई। आप बना सकते हो, नो मैटर दे लिव और नॉट, लोग उसे माने ना माने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। इसके पास पावर केवल इतनी थी कि किसी झगड़ों के बीच में क्या कहते हैं लैंग्वेज के बेस पे या एजुकेशन के बेस पे या कल्चर के बेस पे कोई भी दिक्कत होगी तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ये चार चीज़ें ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं फिर मुद्दे पे आ जाते हैं अपने। जी ये तो था केवल हमने पढ़ा अब तक का रिवीजन, अब हम क्लास पढ़ते हैं। बहुत छोटी है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, अगर समझ में अभी नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा बता दूँगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। श्रीलंका, आप सब जानते हो श्रीलंका को, इंडिया के पास है। ठीक है, ये रहा, आप इंडिया का मैप भी देखोगे कि ये रहा इंडिया और ये है आपका श्रीलंका। यहाँ के अंदर भी ऐसी हुआ, यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी आपके लोगों के बेस पे, लोगों की लैंग्वेज के बेस पे, यहाँ भी यही ऐसे पावर शेयर हुई। सब जानते हो उसकी कैपिटल क्या है? श्रीलंका की कैपिटल सब बोलोगे आप कोलंबो है, बट कोलंबो नहीं है इसकी कैपिटल। कोलंबो पहले हुआ करती थी, अब है इसकी कैपिटल श्री जयवर्धने कोटा। आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ भी है, ये रहा नहीं क्या कोलंबो के नीचे, श्री जयवर्धने कोटा लेजिस्लेटिव कैपिटल। अब यहाँ की कैपिटल बना दी गई है श्री जयवर्धने कोटा, याद रखना क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में है आपका पाक स्टेट। ठीक है, जिसे हम एडम्स ब्रिज, जिसे हम राम सेतु भी बोलते हैं। राम सेतु इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इसको अभी हमें कोई ऑफिशियली प्रमाण नहीं मिले हैं, हमने केवल पत्थर देखे ज़रूर हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये एक्चुअली में पुरानी हैं या नहीं है। बात करते हैं आगे की। देखिए यहाँ की बहुत ब्यूटीफुल आपका कंट्री है श्रीलंका, कुछ मैंने फ़ोटोज़ वहाँ के लिए, थोड़ा टस्ट आया इस चीज़ का। और वहाँ का ये आपका है फ्लैग, नेशनल फ्लैग, जैसे अपने इंडिया का है ट्राई कलर का, ऐसे यहाँ का है फ्लैग। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इस डायग्राम से आप समझ जाओगे। यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने किसके लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग हैं। यहाँ आधे लगा जहाँ आप देख रहे हो येलो एरिया, इस येलो एरिया में लोग रहते हैं सिन्हला। जो लोग हैं वो इस एरिया में रहते हैं, नाम याद रखना सिन्हला। और कुछ लोग जो हैं वो हैं आपके ऑरेंज वाले, यह है तमिल, श्रीलंकन तमिल। जो इंडिया में तमिल लोग हैं ना, इसी तरह की वहाँ भी तमिलियन बोली जाती है, तमिलनाडु की जैसी तमिल लोग, श्रीलंकन तमिल ऑरेंज वाले। और जो आपके मैरून कलर में वो हैं, जो डार्क ब्राउन टाइप हैं, वो है इंडियन तमिल, जो इंडिया से आके यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है ना, तो इन तीनों को आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नाम सिन्हला तमिल दोनों ही केवल, आपको शायद पता नहीं होगा, पता है नहीं पता है कि पहले जो इनका नेशनल एंथम था कुछ टाइम पहले, वो इंडिया का ही था, मतलब तमिल लैंग्वेज में ही था श्रीलंका का। लेकिन बाद में क्या है, अभी कुछ टाइम पहले जो यहाँ के नए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आए हैं, ठीक है, और कि कौन से महिंद्रा गोडपक्षे और राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने दोबारा से सिंगले को, जो सिंगला है इनकी भाषा, उसमें इनका नेशनल एंथम बना दिया। दो ध्यान रखना, दो हैं पर्सन, दो भाई हैं,
एक यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और एक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। एक हैं जयवर्धने राजपक्षे, एक हैं गोटबाया राजपक्षे। दोबारा बोल देता हूँ, लिख देता हूँ। प्रेसिडेंट हैं आपके महिंदा राजपक्षे, और ऐसे यहाँ के पीएम जो हैं वो हैं आपके गोटबाया राजपक्षे। ठीक है, हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो, मैं ध्यान ना रहा हो, थोड़ा एक बार आप देख लेना, याद रखना। लेकिन तो यहाँ क्या होता है, यहाँ भी सेम वही जैसे बेल्जियम के अंदर केस होते हैं, तो वही केस यहाँ भी होता है। अब यहाँ की स्टोरी क्या है, श्रीलंका इज लोकेटेड साउथ ऑफ इंडिया। द आइलैंड नेशन हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़ पीपल। 2 करोड़ लोगों की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है। इन श्रीलंका द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हला स्पीकर्स। देखो सिन्हला बोलते हैं कुछ जो 74% है, तमिल स्पीकर्स 18% हैं। अब तमिल इन श्रीलंका वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब देखो हैं तो 74 और 18% लोग तमिल वाले, लेकिन इस तमिल वालों को भी 2 कैटेगरी में तोड़ दिया गया, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। 13% है आपके श्रीलंकन तमिल और 5% है आपके इंडियन तमिल। अब सिन्हला स्पीकिंग पीपल आर कौन, अब सिन्हला कौन बोलते हैं, जो सिन्हला लैंग्वेज है, जैसे अपनी मुस्लिम में उर्दू है, मुस्लिम उर्दू कौन बोलते हैं, मुस्लिम्स। अरबी कौन बोलते हैं, जो अरब के लोग होते हैं। हिंदी कौन बोलते हैं, मोस्टली हिंदू बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वहाँ भी है। सिन्हा कौन बोलते हैं, सिन्हा वो बोलते हैं सिन्हला जो वहाँ के बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बुद्ध हैं वहाँ के बुद्धिस्ट लोग, जो जिन्होंने अपनी कास्ट बना रखी है बुद्ध, वो वहाँ के लोग आपके सिन्हला बोलते हैं। तमिल वाइल तमिल स्पीकिंग वर आइदर हिंदूज और मुस्लिम। और वहाँ के तमिल कौन बोलते हैं, कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम तमिल बोलते हैं। देर वाज 7% क्रिश्चियन, यहाँ पर 7% क्रिश्चियन भी हैं। आप नाम सुना होगा जैकलिन फर्नांडिस, श्रीलंका की है, वो भी क्रिश्चियन है वहाँ की वो। हु आर बोथ एंड तमिल एंड सिन्हला, जो दोनों चीज़ें मानते हैं, तमिल को भी मानते हैं और सिन्हला को भी मानते हैं, वो वहाँ के क्रिश्चियन हैं। तो वहाँ भी यही होता है मेजोरिटीज़म, मेजोरिटी जहाँ की भी जिसकी मेजोरिटी वो अपनी शासन चलाएगा। जैसे यहाँ पर किसकी मेजोरिटी थी, यहाँ मेजोरिटी किसकी है, ऑब्वियसली यहाँ सिन्हला की है मेजोरिटी, तो यहाँ सिन्हला ही राज करेगा, लेकिन उन्होंने आपस में पावर शेयर कर ली थी। तो वही चीज़ है कि इन श्रीलंका द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑप्टेड फॉर अ सीरीज ऑफ मेजोरिटियन पॉलिसी मेजर्स बिकॉज दे डिजायर्ड सिन्हला सुप्रीमेसी। देखो जैसे नाम पता है ना, मेजोरिटी जिस चीज़ की होगी वहाँ के लोगों ने उस चीज़ को प्रेफर नहीं करने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी दी, कि वहाँ लोग डिज़ायर चाहते थे कि हमारा जो व्यक्ति हो, हमारा लीडर हो, वो कौन हो, सिन्हला, क्योंकि वो सिन्हला है तो हमारा भी कुछ सोचेगा, हम भी उसकी कास्ट के हैं। कुछ और भी हैं। सिन्हला वाज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो वहाँ की एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है जो सिन्हला है। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ एंड सिन्हला एप्लीकेशन। जैसे इंडिया के अंदर जितनी पॉलिसीज़ वगैरह बनती हैं ना पार्लियामेंट के अंदर, वो मोस्टली क्या है, हिंदी है। ऐसे ही यहाँ के कौन से बने हुए हैं, यहाँ सिन्हला लैंग्वेज जो है ना उसमें बने हुए हैं सारी पॉलिसीज़। तो वही चीज़ इन्होंने बोली गई है। दिस मेड द श्रीलंकन तमिल्स फील अलियंटेड। देखो अब क्या हुआ, ये चीज़ वहाँ के तमिल जो हैं, श्रीलंकन तमिल हैं तो श्रीलंका के, वो भी उनको इस चीज़ का थोड़ा बुरा लगा अंदर से, कि फिर लास्ट में क्या होता है, रिजल्ट निकल के आता है, द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज एंड बिगेन स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद तमिल के कुछ लोग खड़े होकर एक पार्टी बनाते हैं और इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि हमें भी तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए। बाय द 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड। अब 1980 तक कई सारी पार्टी बन गई थी। दे डिमांडेड फॉर एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम, एलम मतलब स्टेट, एक वो तमिल स्टेट की मांग करने लगे कि हमें भी एक स्टेट चाहिए, राज्य जो तमिल का हो पूरा, इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के नॉर्थ पार्ट में और ईस्ट पार्ट में। ऑल दीज सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर देयर बाई कॉजिंग डिस्ट्रेस इन नेशन। इसी वजह से वहाँ पर लड़ाई होती है, वॉर चालू हो जाती है और वहाँ पे एक तनाव का माहौल बन जाता है बास्ट में। लेकिन तनावपूर्ण तो रहता है, लेकिन हाँ इनके बीच में इतनी सुलह नहीं हो पाती है, बना लेते हैं थोड़ा बहुत सुलह करके आपस में कि किसके पास कितना शासन रहेगा, वही चीज़ चलती है। ठीक है, तो आपका पूरा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट होता है, ज़्यादा खास कुछ नहीं है। इसके भी आपको नोट्स ऐसे ही बनाने हैं जैसे उसके बनाए थे पीछे के। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होती है तो। आपका होमवर्क भी यही है, आपको आज स्टोरी लिखनी है श्रीलंका के बेसिस की। मैं आपको होमवर्क दे दूँगा, व्हाट्सएप पे डाल दूँगा, कोई दिक्कत लगती है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं।
थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।